हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 6 to 12 एनसीईआरटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। थर्ड चैप्टर जिसका नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। यानी पृथ्वी हमारी बदलती रहती है, एक जैसी पृथ्वी नहीं है। पहले सदियों पहले पृथ्वी कुछ अलग जैसी दिखती थी और अभी कुछ अलग दिखती है। तो उसी के बारे में हम लोग जानेंगे कि हमारी बदलती पृथ्वी यानी पृथ्वी कैसे बदली है, कैसे क्या है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देख रहे हैं यहाँ पे आप स्थल मंडल, ठीक है। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में बटा हुआ है जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। यानी जो स्थल मंडल यानी जो जमीन वाला भूभाग है जिसमें हम लोग चलते हैं, फिरते, घूमते हैं, वो जो स्थल भाग है वो ना कई प्लेटों में बटा हुआ है। जो आपको दिखता है ना पूरा पृथ्वी समतल एक जैसा है, वो एक जैसा नहीं है। वो अंदर से ना वो प्लेट जैसा कटिंग में है, ठीक है। और वो उसको स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। सब प्लेट ना आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है एवरीवन, एक जैसा कुछ भी नहीं है। इसलिए जब आप भूकंप देखते हो तो कैसे धरती फट जाती है, वो फटती नहीं है, वो नीचे से जुड़ी हुई रहती है। और जब भूकंप आती है ना तो वो स्थल जो होती है, जो बटा हुआ जो प्लेट है, वो अलग अलग हो जाती है, ठीक है एवरीवन। तो इसी चीज को हम लोग आगे पढ़ेंगे और जानकारी आप लोग को देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने परा स्थल मंडल अनेक प्लेटों में बटा हुआ है जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों ओर घूमती रहती है, ठीक है। पृथ्वी के अंदर द्रवित मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। यानी पृथ्वी के जो अंदर वाला भाग है, आई होप एवरीवन, जो मैंने आपको हैंड की जो नोट्स आपको प्रोवाइड करवाई थी, आई होप आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो उसमें आपका क्रोड था, मैग्मा था, फिर बाहरी परत था, आप लोगों ने देखा होगा। तो क्रोड के बाद आपका जो जगह रहता है ना उसमें मैग्मा रहती है, ठीक है। वो लिक्विड यानी तरल पदार्थ में रहती है। ऐसा होता है पृथ्वी के अंदर द्रवित मैग्मा यानी वही जो गीलेपन में रहती है। आग सोच लीजिए, का आग और गीले में रहती है, एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। क्रियाकलाप दिखाएंगे आपको बाद में। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति उन बलों के आधार पर बांटा गया है जिनके कारण ये गतियां पैदा होती है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होती है उन्हें अंतर्जनित बल यानी एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। और जो बल पृथ्वी की सतह पर पैदा होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल यानी एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अंतर्जनिक बल कभी धीमी गति पैदा करती है तो कभी आकस्मिक गति। ज्वालामुखी एवं भूकंप जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक क्षति होती है। ये एवरीवन देखिए, कुछ पृथ्वी की गतियां का वर्णन यहाँ पे किया गया है, यानी यहाँ पे दिखाया जाल जैसा। देखिए पृथ्वी गतियां, पहले होता है अंतर्जनित बल, उसके बाद बहिर्जनित बल। अंतर्जनित बल में होगा आपका आकस्मिक बल, भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन यानी पटल विरूपण बल या पर्वत निर्माण यानी जो आपका जमीन है वो विरूपण यानी अलग होते रहता है। पर्वत यानी जैसे हिमालय हो गया, उसका निर्माण होता है, ठीक है, अंतर्जनित बल से। और बहिर्जनित बल आपका हो गया अपर्दन और निक्षेपण, नदी का बहता जल, पवन, समुद्री तरंग, हिमनद आदि। ओके, ठीक है। चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए स्थलीय मंडल के बारे में यहाँ कुछ बताया गया है, ठीक है। देखिए भूपर्पटी में कई बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती है जिन पर महासागर एवं महाद्वीप की सतह टिकी है। यही वो असल में यही प्लेट के बारे में बता रहा है कि वो एक तरह से नहीं होती है। यानी अगर आप सोच रहे कि वो गोल है या वो लंबाई में है, चतुर्भुज है, वो ऐसी नहीं है। वो अनेकों मतलब उसका आकार नहीं है उस सब का, ठीक है, उस सब प्लेट का ये असमान आकार में होती है। और ये महासागर या महाद्वीप की सतह जो है उसी पे टिकी हुई है, यानी उस पे निरूपित है, यानी उस पे बसा हुआ है, ठीक है। तो चलिए आगे अब हम लोग पढ़ते हैं। भू ज्वालामुखी भू प्रपटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक बाहर निकलता है। यानी आप एक ज्वालामुखी देखो, या फिर आप लोग कभी ट्राई भी किए होंगे कि ज्वालामुखी जैसे हम लोग प्रोजेक्ट वगैरह में बनाते हैं तो उसमें भी हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए ये मैग्मा वाला भाग हो गया, ठीक है, मैग्मा कोश हो गया, ये मेटल हो गया, ये प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है, हम लोग घूमते ही वाला।
ठीक है। और उसके बाद ये लावा हो गया जो इसमें से निकल रही है, ये हो गया लावा। और निकाश यानी ये निकल रही है। और ये ऊपर वाला जो लास्ट पॉइंट यहाँ पे है, अभी पॉइंट के वहां निकला नहीं है, पॉइंट के वहां पे उसको क्रेटर कहते हैं। यानी जो निकल रही है और सूख रही है उसको गैस व राख कहती है, इसमें निकलती है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार स्थलीय मंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन उत्पन्न होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों तरफ गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूपर्वती के नीचे वो स्थान जहां कंपन शुरू होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। जहां भूकंप स्टार्ट होती है ना एवरीवन, उसको उद्गम केंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहा जाता है। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की और तरंगों के रूप में गमन करता है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक क्षति होती है एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ भूकंप का जो दिया हुआ देखिए, ठीक है, ये भूकंप का केंद्र है, ये उद्गम केंद्र है। और भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपीय ऊर्जा उद्गम केंद्र कहलाती है। यानी जो ये निकल रही है ना, देखिए निकल रही है, ये जमीन है, ये प्लेट सीमा है, ठीक है, ये प्लेट है, ये अधिकेंद्र है। और मतलब जो निकल रही है भूकंपी तरह की दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हुई, ये ना ऐसे 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 करके गोल 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 निकलती है, ठीक है, वृत्ताकार में। ये भूकंप की उत्पत्ति बता रहा है। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, फिर भी यदि हम पहले से तैयार हो तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे तालाब में मछलियों की उत्तेजना, जानवरों में व्यवहार का अध्ययन एवं सांपों का धरातल पर आना। ठीक है, यहाँ पे देखिए भूकंप तरंगे 3 तरह की होती है। ठीक है, एक अनुदैर्घ्य तरंगे अथवा पी तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे अथवा एस तरंगे, और पृष्ठीय तरंगे अथवा एल तरंगे। ओके, और इस तरह के गुणधर्म विश्वकोश से ज्ञात करने का प्रयत्न कीजिए, यानी पढ़ने का। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ अध्ययन दिया हुआ है, मतलब कुछ काम दिया है, ये कोई ये नहीं है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। आप जैसे करें भूकंप से बचाव की तैयारी। ठीक है, संरक्षित स्थान, रसोई के काउंटर या मेज के नीचे दीवार के अंदरूनी कोने में। यानी अब भूकंप से कैसे बच सकते हैं इसमें बताया गया है कि यानी आग वाले स्थान, चिमनी के आसपास, टूट सकने वाली खिड़कियों, तो तस्वीर एवं दर्पण फ्रेम से पहले से तैयार रहे। अपने दोस्त एवं परिवार सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना विश्वास से करें। अब पढ़ेंगे हम लोग आगे। मुख्य स्थलाकृति, अपरदन एवं अपक्षय नामक 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि निरंतर विघटित होती रहती है। पृथ्वी की प्रपटी पर शैलों के टूटने के अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, हिम एवं पवन जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं। वायु, जल आदि अपरदित पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। निक्षेपण एवं अपरदन के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। नदी के कार्य, नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनती है, जैसे यहाँ पे आपका दिखा रहा है। ये देखिए कठोर शैल है, ये जल है, जल की शक्ति द्वारा काटे हुए मृदु शैल, और यहाँ से आपकी बह रही है एक जलप्रपात। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वो मोड़दार रास्ते पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। इसके पश्चात विसर्पों के किनारों पर लगातार निक्षेपण एवं अपरदन शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे नजदीक आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं, जैसे चाप झील भी कहते हैं। ठीक है, कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर भी बहने लगती है। जैसे ये देखिए है ना, साफ से दिख रही है निर्मित स्थलाकृति, ये बाढ़ के मैदान है। देखिए ये चाप झील है, ये तटबंध है, विसर्प यानी जो ऐसे बह के जाती है वो विसर्प में बहती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एवरीवन कि आपका जो नदी
जो रास्ता बनाती है वो मोड़ है, वो मोड़ किस तरह की रहती है, ठीक है, तो वो विसर्प तरीके से होती है। ओके। परिणाम स्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी तथा अन्य पदार्थ का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी तथा पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़ पीड़ित मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं, यानी नदी जहां से उत्थित यानी उठती है उसको तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तथा पहुंचते पहुंचते नदी की प्रवाह मंद हो जाती है तथा नदी कई धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको वितरिका कहते हैं। यह नदी इतनी मंद हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। हर वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है और सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा बनाता है। समुद्री तरंग के कार्य। समुद्री तरंग के अपरदन तथा निक्षेपण तटीय स्थलाकृति बनाते हैं। समुद्री तरंगें निरंतर शैलों से टकराते रहती है। जो समुद्र की जो तरंगे होती है, आई होप अगर आप लोग किसी तालाब या समुद्र के सामने टहलने गए हो तो आप देखो कि पानी का जो बहाव होता है वो जो पत्थर बना हुआ रहता है उससे टकराती है और टकरा के फिर अंदर जाती है, फिर आती है, फिर टकराती है। ठीक है, हमेशा टकराती रहती है, जिससे दरार विकसित होती रहती है। ठीक है, हमेशा कहीं भी कोई चीज टकराएगी, यानी पानी जो एनी टाइम मतलब बार बार जो पत्थर से टकराती है, ठीक है, तो उसमें कुछ दरार आ जाती है। तो समय के साथ ये बड़ी एवं चौड़ी हो जाती है और इनको समुद्री गुफा कहते हैं। यानी देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे दिख रहा है, यानी बार बार समुद्र जब टकराते, पानी जब टकराती है पत्थर से तो वहां पे छेद हो जाते, तो उसको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। निरंतर अपरदन छत को भी तोड़ देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है मुख्य नदी, वितरिका और डेल्टा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और केवल दीवारें शेष बचती है। दीवार जैसे आकृतियों को टेक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग उधारवधार उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों का समुद्र भृगु कहते हैं। समुद्री तरंग के किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन बनाती है। अब हम लोग थोड़ा हिमनद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे दिया है हिमनद के कार्य। हिमनद या हिमानी बर्फ की नदियां होती है। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों को अपरदित कर देती है तथा गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती है। हिमनद गहरे गर्त बनाती है। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सेल, रेत और तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड का निर्माण करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एवरीवन, हिमनद ये एक तरह का हिमनद है। हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पवन के कार्य। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू डिब्बे के कुछ चित्र इकट्ठे करने का प्रयत्न कीजिए। रेगिस्तान में पवन निक्षेपण अपरदन का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सेल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक सेल कहते हैं। पवन सेल के ऊपरी हिस्से की अपेक्षा निचले हिस्से को आसानी से काटती है, इसीलिए ऐसी सेल के आधार संकीर्ण और शीर्ष विस्तृत होती है। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनती है और इनको बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालू कण महीन और हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर बहुत दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाती है तो इसे लॉयस कहते हैं।
चीन में विशाल लॉयस निक्षेप पाए जाते हैं। लॉयस आपको मिलता है आपका चीन में। ठीक है एवरीवन। और एवरीवन थर्ड चैप्टर ना यहीं पे ख़त्म होती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, अगर आप लोग को चाहिए तो आप कमेंट करिए। इससे प्लेट क्यों घूमती है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में पिघले मैग्मा में होने वाली गति के कारण स्थलमंडलीय घूमती है। और इम्पॉर्टेंट होगा तो आप लोग बताइएगा, आप लोग को भेज दिया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट हैंड नोट भी चाहिएगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो एवरीवन लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, मेरे चैनल को आगे बढ़ाइएगा। ओके एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।